हाँ, प्रिया सिंह है ना H1 में कोई? अब जो है तुम्हारी बुक में पेज नंबर चैप्टर नंबर 4 में 4.31 में, हो सकता है पेज नंबर आगे पीछे भी हो, जो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहले क्या करना, कोशिश करना कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल को बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करें, कि अगर हमें कहीं कंफ्यूजन हो तो सॉल्यूशन में देख के जरा चेक कर लेंगे कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है, क्या मिस्टेक हो रही है, उसे सॉल्यूशन में चेक कर लेंगे। ठीक है। बुक से वैल्यू एडेड के क्वेश्चन जितने भी हैं उसको हमें अपने आप से सॉल्व करना है, और सारे क्वेश्चंस को हमें कॉपी में भी करना है, अपने फेयर कॉपी में करना है। ये नहीं कि रफ कॉपी में ही सॉल्व करते जाना है, क्योंकि सारे लोग रफ कॉपी में ही अभी तक सॉल्व कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। जितने लोग ने भी फोटो भी भेजे हैं। और इसमें बुक में ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें डिस्पोजेबल इनकम लिखी होगी, और जिसमें प्राइवेट इनकम क्या होती है ये पूछा होगा। तो ये जो प्राइवेट इनकम और डिस्पोजेबल इनकम है ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर सीबीएसई का सिलेबस आपने देखा होगा तो क्या है कि ये सब चीजें सिलेबस से अब हट गई हैं, अब नहीं पढ़ना है हमें। 2019-20 के सिलेबस के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये सारे नहीं लिखे हुए थे। इसलिए चैप्टर नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस में ना प्राइवेट इनकम क्या होती है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, ये सारी क्वेश्चन जो रहेंगे वो सारी चीजें सॉल्व मत करना, क्योंकि वो हमें पढ़ना नहीं है, वो हमारे सिलेबस का नहीं है। पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये सारी चीजें नहीं है कोर्स की। ठीक है। तो अभी जो है, अगर वैल्यू एडेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट मेथड शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो है नेशनल इनकम निकालने का मेथड नंबर 2 स्टार्ट करें। मेथड नंबर 2, ठीक है। अब मेथड नंबर 2 स्टार्ट करने के लिए भी इसमें क्या होता है कि कभी कभी थ्योरी क्वेश्चन पूछता है, मतलब कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं देगा। अगर मान लो इस मेथड का, इसको बोलते हैं इनकम मेथड। सेकेंड मेथड होता है नेशनल इनकम निकालने का इनकम मेथड। ठीक है। इनकम मेथड का सिर्फ एक ही नाम होता है, इनकम मेथड होता है, इसका प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड की तरह दो नाम नहीं होता है। और थ्योरी क्वेश्चन पूछता है कि कभी कभी 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टू फाइंड आउट इनकम मेथड। तो उसमें हमें सिर्फ सारे स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, और लाइन से एक एक स्टेप लिखेंगे कि क्या क्या चीजें फाइंड करेंगे, तब जाके इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक। अब इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जो अलग अलग स्टेप्स हैं, दीपक कोई है क्या H1 में? हाँ, H1 के स्टूडेंट्स बताइए। दीपक याद, दीपक नाम का कोई है क्या बच्चा? अच्छा ठीक है, चलो। अब जो है ना, ये जो इनकम मेथड होता है, इनकम मेथड को मेथड नंबर 2 बोलेंगे, क्योंकि ये सेकेंड मेथड है नेशनल इनकम निकालने का। ठीक है। अच्छा, अंडर इनकम मेथड द स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम आर एस फॉलोज। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप होता है इनकम मेथड के अंदर कि all the production unit are identified and categorized into, अच्छा इसमें भी यही है स्टेप है कि सारे जो प्रोडक्शन यूनिट को कैटेगराइज करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। एक मिनट जरा, तो रुको। हाँ, इसमें भी यही काम करेंगे। इसमें भी क्या करते हैं, सबसे पहले सारे प्रोडक्शन यूनिट को आइडेंटिफाई करते हैं बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में। ये तो हमें पता है कि कौन कौन से तीनों सेक्टर होते हैं। इसमें एग्रीकल्चर आता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारा काम आता है, और टर्शरी सेक्टर में जो है सारा क्या होता है, सर्विस सेक्टर की बात हो रही होती है। तो पहला स्टेप इसमें और प्रोडक्शन मेथड में दोनों में सेम ही था। ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 चेंज हो जाता है इनकम मेथड में। इनकम मेथड में स्टेप नंबर 2 में होता है एस्टिमेट द फॉलोइंग फैक्टर इनकम्स। ये फैक्टर इनकम्स हमें एस्टिमेट करने होते हैं, यानी कि निकालने पड़ते हैं, यानी कैलकुलेट करने पड़ते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, बी नंबर पे है ऑपरेटिंग सरप्लस, और सी नंबर पे है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये तीनों चीजें क्या होती हैं डिटेल में
जब हम लोग इनकम मेथड को और अच्छे से समझेंगे तो अभी हम बताएंगे कि क्या होती हैं। अभी बस स्टेप पढ़ने के लिए ये जान लो कि सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये तीनों चीजों को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है और इसे निकाल के प्लस करना पड़ता है, सम निकालना पड़ता है इसका। ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, यही बात लिखी है कि एड द अबव फैक्टर इनकम्स इन ऑल द सेक्टर्स टू गेट डोमेस्टिक इनकम, दैट इज एनडीपी एट एफसी। डोमेस्टिक इनकम को ही एनडीपी एट एफसी बोलते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि जब ये तीनों फैक्टर इनकम जैसे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम निकाल लेंगे तो हम ये हर सेक्टर के लिए इनको ऐड करेंगे, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों सेक्टर के लिए इनको ऐड करेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये क्या निकलेगा, डोमेस्टिक इनकम देगा हमको। इन तीनों को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे के लिए निकाल के अगर सम करते हैं, उसका प्लस करते हैं, तो हमें डोमेस्टिक इनकम पता चल जाती है। कंट्री की डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपी एट एफसी पता चल पाती है। ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि इनकम मेथड के थ्रू सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट कर पाते हैं, डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट कर पाते हैं। इन कंपोनेंट्स को ऐड करके डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट कर पाते हैं। जब डोमेस्टिक इनकम निकल गया हमारा तो स्टेप नंबर 4 में डोमेस्टिक इनकम को किस में चेंज करना पड़ेगा, नेशनल इनकम में चेंज करना पड़ेगा। तो ऐड कर देंगे एनएफआईए यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू डोमेस्टिक इनकम टू गेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए को ऐड कर देंगे। ये स्टेप तो हमें आ ही गया है कि जब डोमेस्टिक इनकम होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए एनएफआईए ऐड करना पड़ता है। तो लास्ट स्टेप यही लिख के बता देंगे नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होना है। अगर डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना आ गया तो नेशनल इनकम आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आया सबको, इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसको अभी अलग से बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया इनकम मेथड के स्टेप्स। अगर एग्जाम में आएगा तो हमें सेम इसी तरीके से स्टेप्स लिखने हैं और पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें कोई भी स्टेप मिसिंग नहीं है और यही एक तरीका होता है क्या, इनकम मेथड को निकालने का। ठीक है। अगर थ्योरी क्वेश्चन आती है तो स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके हमें सारी चीजें लिख के दिखानी पड़ती हैं। न्यूमेरिकल आएगा तो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। अब कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, इसका भी अलग से क्वेश्चन बना के पूछ लेता है कभी कभी कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस इन नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। अगर हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो उसके प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं, मतलब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, किन किन चीजों का। तो उसमें पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं कि ओनली फैक्टर इनकम्स आर इंक्लूडेड बट ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड। ये तो हम लोग अभी स्टार्टिंग से, जब से चैप्टर पढ़ रहे हैं तब से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी फैक्टर इनकम्स होते हैं सिर्फ उनको इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम निकालने के लिए। अगर इनकम मेथड से निकाल रहे हैं तो किसी भी ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ट्रांसफर इनकम जैसे कि क्या क्या होते हैं, गिफ्ट्स हो गए, डोनेशंस हो गए, है ना, ग्रांट्स हो गए, ये जो होते हैं ट्रांसफर इनकम, रेमिटेंस है, इनको इंक्लूड नहीं करना है। सिर्फ सिर्फ जो मेरी मेहनत की कमाई होती है, फैक्टर इनकम, सिर्फ उसे इंक्लूड करना होता है। क्लियर हुआ ये? सेकेंड है पॉइंट कि इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज आर इंक्लूडेड। ये वाला पॉइंट कल भी हम लोग पढ़े थे कि इम्प्यूटेड रेंट जो होते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज के, उसको इंक्लूड किया जाता है। इम्प्यूटेड रेंट कौन से रेंट होते हैं? इम्प्यूटेड रेंट मतलब कि असली में वो एक्चुअल में रेंट नहीं हो रहा होता है, लेकिन हम एक मान के चलते हैं कि मान लो अगर ये मेरा खुद का घर नहीं होता और किसी रेंटेड हाउस पे रह रहे होते या रेंटेड हाउस पे काम कर रहे होते तो उसका कितना रेंट की वैल्यू आती। तो वो पैसा हम अभी, क्योंकि ये मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो हम किसी को पैसा दे तो नहीं रहे हैं, लेकिन वही पैसा उतना ही रेंट का वैल्यू अपने लिए अलग से निकाल के रखेंगे, है ना। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई मान लो कोचिंग क्लासेस चल रही हैं कोई, तो कई दिन तक जो है वो कोचिंग क्लास मान लो रेंट के जमीन पे या किसी रूम लेके कर रहा था। उसके बाद जो है टीचर ने क्या किया, वो जगह खरीद ली। तो अब जो है वो जब वो परचेज कर लिया उस स्पेस को, तो वो जगह क्या करेगा, वो उसकी खुद की हो गई, तो वो उसके लिए किसी को रेंट तो नहीं देगा, लेकिन रेंट की जो वैल्यू है
उसको अलग हटा के रखेगा या उसको भी कैलकुलेट करेगा, क्योंकि उस जमीन पे उसका उतना खर्चा बन रहा था हर महीने। समझ में आया? तो इम्प्यूटेड वैल्यू, इम्प्यूटेड रेंट वो होती है जो अपने सामान के लिए हम लोग रेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो उसको भी इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम के अंदर। थर्ड है क्या, विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स मतलब कि अचानक से आई हुई कोई गेन होती है, मतलब कोई फायदा जो हमें एक्सपेक्टेड ना हो, हमें पहले से ना पता हो, लेकिन अचानक से हमें कोई प्रॉफिट मिल जाए, कोई फायदा मिल जाए, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। ऐसे विंडफॉल गेन, क्योंकि ये मेरी मेहनत की कमाई नहीं होती है, ये अचानक से कभी मिल जाती है, जैसे कि लॉटरी के फॉर्म में ना। तो कभी लॉटरी वगैरह कोई जीत गया तो उसके पास बहुत सारा अचानक से पैसा आ गया, तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंजप्शन पर्पस शुड नॉट बी इंक्लूडेड। कंजप्शन पर्पस मतलब समझ रहे हो, अगर क्या होता है कि कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए छोड़ के अपने सेल्फ कंजप्शन पर्पस के लिए, अपने खुद के काम के लिए कोई पर्सनल लोन लेता है ना, लोन लेता है, उस लोन पे जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। लोन ले रहे हैं, लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर वो लोन का पर्पस सेल्फ कंजप्शन है, कंजप्शन पर्पस है, तब उसके इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। लेकिन अगर हम लोन लेंगे किसी फर्म के पर्पस से या प्रोडक्शन एक्टिविटी के पर्पस से, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम में। ये वाली बात क्लियर हुई सबको? बोलो। ये लोन जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इसको अच्छे से ध्यान से समझना कि हमें उसका रीजन क्वेश्चन में अगर लिखा रहेगा तो ध्यान से देखना है। अगर कंजप्शन पर्पस के लिए लोन लिया जा रहा है और उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो उसे हमें कैलकुलेट नहीं करना है, मतलब उसे हमें नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करना है, उसे हम ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर वही इंटरेस्ट जो है किसी प्रोडक्शन पर्पस के लिए या प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए लिया जा रहा है, फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, तब हम उस इंटरेस्ट के पैसे को इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। ठीक है। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? हम्म। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स उन्हीं गुड्स को कहते हैं जिससे सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स होता है ना। तो अगर कंजप्शन पर्पस से दिया हुआ है तो हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में, क्योंकि वो सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज हुआ है, किसी प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं हुआ है। ठीक है। अब मेथड पे आते हैं कि नेशनल इनकम, अभी 10 मिनट का टाइम बचा है तो हम लोग मेथड भी स्टार्ट कर सकते हैं आराम से। ठीक है। जो नेशनल इनकम है, मतलब निकालने के लिए, इनकम मेथड से निकालने के लिए हम लोग ये देखे थे कि ये तीन कंपोनेंट जो थे, मोबाइल हम टिल्ट कर देते हैं, चलो अच्छा, है ना। नेशनल इनकम को निकालने के लिए क्या करना था हमें, ये तीन कंपोनेंट यानी कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ एम्प्लॉइज, ये तीनों को ऐड करना था। इन तीनों को ऐड करके हमारा क्या निकलता, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम निकलता था। डोमेस्टिक इनकम को और क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एफसी। ये बात का ध्यान रहे कि ये एफसी होना चाहिए यहाँ पे। तो डोमेस्टिक इनकम को हम ये भी बोलते हैं, ये बात हमें पता ही है। अच्छा ठीक है। अब जो है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज सबसे पहला कंपोनेंट था, तो सबसे पहला कंपोनेंट को ही पहले डिस्कस करते हैं कि ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज होता क्या है। ठीक है। अच्छा देखो, जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, यानी कि एम्प्लॉइज को कुछ कंपनसेशन मिल रहा है। कंपनसेशन एम्प्लॉइज को तब मिलता है कि मान लो जो एम्प्लॉयर होता है और एम्प्लॉय होता है, दो लोग होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में। सबको पता है ना कि एम्प्लॉयर कौन होता है, जो काम देता है, और जो काम करने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय बोलते हैं। इसमें तो डाउट नहीं है किसी को। एम्प्लॉय जो है अपनी कोई ना कोई सर्विस जो है किसी एम्प्लॉयर को देता है, और सर्विस जब कोई अपना एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर को देता है, तो वो फ्री में तो काम करेगा नहीं, बदले में उसके क्या होता है, एम्प्लॉयर उसे कोई ना कोई सैलरी पे करता है। ठीक है। तो एम्प्लॉयर जितनी भी चीजें एम्प्लॉय को देता है,
वो सारी चीजें कहलाती हैं क्या? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ना। अभी तक हमें लग रहा होगा कि एम्प्लॉयर जो है सिर्फ सैलरी ही एम्प्लॉय को देता है, लेकिन नहीं। एम्प्लॉयर जो है सैलरी के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो किसी एम्प्लॉय को देता है। जरूरी नहीं है कि हर इंस्टीट्यूशन में सिर्फ सैलरी मिलती हो। सैलरी के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को उनके काम के बदले में देता है। तो ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय तक जाती हैं, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय तक जितनी भी चीजें जाती हैं, ये सारी चीजों को हम बोलते हैं क्या? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये बात समझ में आई? तो क्या क्या चीजें जाती हैं, उसको हमें अलग अलग, मतलब उसकी कैटेगरी पढ़नी है कि क्या क्या चीजें, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, उसके अंदर हम किन किन चीजों को जोड़ते हैं। तो सबसे पहला एक कंपोनेंट होता है सैलरी एंड वेजेस, जो कि कैश के फॉर्म में होता है। यानी कि जो एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय को उनके काम, उनके सर्विस के बदले में सैलरी देगा या वेजेस देगा किसी कैश के फॉर्म में, यानी कि पैसे के फॉर्म में, है ना। आप हमारा काम किए हैं, एम्प्लॉय जो है मेरा काम किया है, हम उसको कैश पेमेंट कर दिए और सैलरी दे दिए। एक तो ये होता है। दूसरा क्या आता है इस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में, कि सैलरी एंड वेजेस काइंड के फॉर्म में, है ना। काइंड के फॉर्म में मतलब कि अदर देन कैश, पैसे को छोड़ के और कुछ भी, अगर पैसे को छोड़ के, मनी की बात नहीं हो रही है, मॉनेटरी वैल्यू की बात नहीं हो रही है, पैसे को छोड़ के अगर एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय से खुश होकर उसको कार गिफ्ट कर दिया, या उसको कोई रहने की जगह दे दिया, या उसको वॉच गिफ्ट कर दिया, या कुछ उसको खाने का सामान गिफ्ट कर दिया हो ना। गिफ्ट करने का मतलब है कि उसके काम, उसको इतना अच्छा लग रहा था कि कैश तो दे रहा था, लेकिन साथ में उसके काम के बदले में उसको कार है या कोई भी ऐसी सामान जो पैसे ना हो, वो देता है अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, तो वो क्या होता है? सैलरी एंड वेजेस काइंड के फॉर्म में आता है। उसको हम काइंड के अंदर इंक्लूड करते हैं। पैसा रहेगा तो कैश के अंदर इंक्लूड करेंगे, पैसा नहीं रहेगा तो काइंड के अंदर इंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है? अलाउंसेस होते हैं। अलाउंसेस मतलब होते हैं क्या, कि कभी कभी ना, जैसे एम्प्लॉयर बोलता है अपने एम्प्लॉय को कि आपको ट्रेवल करने के लिए किसी फॉरेन कंट्री जाना है, या किसी दूसरे स्टेट में जाना है, या दूसरे सिटी में जाना है, कंपनी का काम करने के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं जाना है, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं, हमारे कंपनी का ही काम करने के लिए आपको कहीं जाना है। और जो जाने आने का खर्चा रहेगा, पेट्रोल का खर्चा, होटल का खर्चा, रहने का खर्चा, रेंट, या कोई जो एम्प्लॉई है अगर वो किसी रेंट के घर में रह रहा है तो कंपनी उसको रेंट अलाउंसेस देती है, ट्रेवलिंग अलाउंसेस देती है ना, और स्टेइंग अलाउंसेस देती है। तो अलग अलग तरीके के अलाउंस देती है कंपनी। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अलाउंस देता है अपने कंपनी के प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड किसी काम के चक्कर में, तो वो क्या कहलाता है? उसे अलाउंसेस बोलते हैं। और ये भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, क्योंकि एम्प्लॉयर ही अपने एम्प्लॉय को दे रहा है। ठीक है। और बोनस भी हम लोग जानते हैं क्या होता है। बोनस में क्या होता है कि कभी कभी जब है, जो उनका काम होता है, अगर वो मान लो टारगेट वगैरह पूरा कर देते हैं एम्प्लॉय जो हैं, तो उनकी सैलरी के ऊपर भी उनको अलग से कुछ बोनस में पैसा दिया जाता है। तो ये सारे बोनस जो होते हैं वो भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देती है, उनके बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के ऊपर बोनस दिया जाता है। एक्स्ट्रा इंसेंटिव बोल सकते हैं या बोनस बोल सकते हैं इसको। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सारी चीजें होती हैं एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। और इन सबको हम बोलते हैं, इन सबको अगर अलग से नहीं दिया रहेगा ये टॉपिक, तो हम इन चारों चीजों को ऐड करेंगे तो ये निकल जाएगा हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है। अब इसमें एक और चीज होती है जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ऐड होती है, और इसको ना ध्यान से बहुत देखना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है ये। एक बात लिखे, यहाँ लिखा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, है ना। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, तो इस बात का बस क्वेश्चन में तुम लोगों को एक ही बात का ध्यान देना है कि ये एम्प्लॉयर लिखा हो यहाँ पे। कौन कंट्रीब्यूशन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉई लिख देता है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? एम्प्लॉई नहीं होना चाहिए यहाँ पे, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में डिफरेंस क्या है? एम्प्लॉयर वो होता है जो काम करवाता है, और एम्प्लॉय वो होता है जो काम करता है ना। जैसे कि जो ओनर है वो एम्प्लॉयर होगा,
क्योंकि वो अपना ऑर्डर देके काम करवाएगा, सर्विस लेगा किससे? एम्प्लॉई से। और एम्प्लॉई होगा वो काम करेगा और बदले में उनसे सैलरी लेगा। समझ में आया? तो जब एम्प्लॉयर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पढ़ रहे हैं ना, एम्प्लॉयर जब भी किसी तरीके का पेमेंट एम्प्लॉई को कर रहा है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशन करता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। अब ये होता क्या है सोशल सिक्योरिटी स्कीम? क्या होता है ना कि जब हम लोग किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे होते हैं, बहुत लंबे समय तक काम करते हैं, तो एम्प्लॉयर जो होता है अपने एम्प्लॉइज के लिए अपने जेब से, अपने खुद के पैसे में से, मतलब उसकी जो कंपनी की प्रॉफिट होती है उसमें से कुछ पैसा जो है एम्प्लॉय के नाम पे अलग अलग हर महीने जो है हटा हटा के रखता रहता है ना? जब एम्प्लॉय अपना जॉब छोड़ता है, कंपनी से निकलने की जाता है, या जब वो रिटायरमेंट होता है, ये दोनों में से जो भी पहले होगा, या तो कंपनी वो छोड़ रहा होगा तब के टाइम पे, या तो उसका रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा तब के टाइम पे, उस टाइम पे जो उसका जितना भी पैसा हर महीने एम्प्लॉयर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया था उसके सैलरी, अपने उसके पैसे में, वो उसको इकट्ठा उस समय दे दिया जाता है। उसे बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। इसका एक एग्जांपल होता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जो होता है ना, हर महीने एम्प्लॉय को नहीं दिया जाता है, वो थोड़ा थोड़ा एम्प्लॉय कुछ पैसा हटा हटा के एम्प्लॉय के नाम पे रखा रहता है। एम्प्लॉयर जो है थोड़ा पैसा हटा हटा के कुछ महीने हर महीने रखता रहता है, और जब एम्प्लॉय अपनी जॉब छोड़ता है, या तो जब वो रिटायरमेंट लेता है, उस टाइम पे जो भी टाइम पहले आया हो, उस टाइम पे उस वो जो प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है वो एम्प्लॉय को दे दिया जाता है। ये बात समझ में आई? किसी को डाउट है कुछ? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज समझ में आया कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में कैसे कैसे कॉम्पनसेशन होते हैं? एम्प्लॉयर जितना भी पेमेंट करता है अपने एम्प्लॉय को, या तो वो सैलरी और वेजेस कैश के काइंड में हो, कैश के फॉर्म में हो, सैलरी और वेजेस काइंड के फॉर्म में हो, अलाउंसेस हो, और बोनस हो, या एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो। इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले पार्ट में, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में, ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देखना ज्यादा जरूरी होता है। कंफ्यूजन यहीं पे पैदा हो जाती है कि कभी कभी एम्प्लॉय लिखा रहता है क्वेश्चन में, और हम लोग गलती से उसको भी ऐड कर देते हैं। तो एम्प्लॉय वाले को ऐड नहीं करना है, सिर्फ एम्प्लॉयर वाले को ऐड करना है। ठीक है? हाँ। बोनस जो होता है वो हमारा ट्रांसफर इनकम ही होता है। बोनस हमारा ट्रांसफर, सॉरी, फैक्टर इनकम ही होता है, ट्रांसफर इनकम नहीं होता है। क्योंकि पता है बोनस कब मिलता है? जब हम लोग कोई, जो हमारा टारगेट वगैरह होता है उससे ज्यादा अच्छा काम करते हैं, तो हमें तो हमें सैलरी के ऊपर ऐसा एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। उसको बोनस और इंसेंटिव दोनों नाम से जाना जाता है। इसीलिए हमारे काम के बदले में ही पैसा मिल रहा है, तो बोनस जो है वो हमारा हमेशा ऑफिस से ही बोनस मिलता है, इसीलिए हम उसको बोलेंगे क्या कि वो हमारा फैक्टर इनकम होता है। अब इसको हम लोग ना 12 बजे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सर का लिंक आ रहा है बिजनेस स्टडीज का। ठीक है? इसकी फोटोज हम भेज देंगे तुम लोगों को। अभी जाओ दूसरी क्लास करो।